बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़ी बिहारी क्वेस्ट जेएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये एमसीक्यू सेशन है कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, पेन और कॉपी हाथ में लेकर बैठना है। आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। जातक किला किस जिले में स्थित है? ये सिरमौर में स्थित है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जातक की किला जो है, ये गोरखों ने जब हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख किया और अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच जब भिड़ंत हुई और फर्स्ट जो आंग्ल गोरखा वॉर हुआ, उस दौरान ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इसको अच्छे से याद रखना, ये जातक किला है और इम्पॉर्टेंट है। साथ में सिरमौर जो है, इसका जो संस्थापक है रसालू जी है। इसकी राजधानी सिरमौरी ताल हुआ करती थी और गिरी नदी इसको दो पार्ट में बांटती है। गिरी आर और गिरी पार एरिया बनता है। जब हिमाचल प्रदेश बना तो उस वक्त ये पुराने हिमाचल का पार्ट हुआ करता था। आगे नेक्स्ट वन जो चीज़ है, क्या याद रखनी है यहाँ से कि सिरमौर में जब ये रोजगार गारंटी योजना प्रोग्राम आया, तो चंबा और सिरमौर दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे हिमाचल प्रदेश के जिसमें सबसे पहले इस प्रोग्राम को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर ब्याज की वो दर है जिस पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर आपको क्या देखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य जनता को ऋण दे देता है। तो इसका जो नियर बाई आंसर कंसीडर किया जाएगा, वो जो बी आंसर है, भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य बैंक जनता को ऋण देता है, वो सही इसका आंसर है। एक्चुअल में जो बैंक दर होती है उसमें आरबीआई क्या करता है, वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं उसको जिस ब्याज पर ऋण देता है उसे बैंक दर कहते हैं। और ये दीर्घकालिक ऋण की दर होती है, एक प्रकार का इंटरेस्ट रेट होती है। और लंबे समय तक जब वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई को ऋण देना हो तो इस रेट पर दिया जाता है। पर यहाँ पर जो आंसर आना था, नियर बाई उठाना था, इसलिए इसका आंसर जो है बी, भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य जनता को ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस रियासत का शासक देवदार की पत्तियों और घास में बर्फ की पैकिंग करके उस मुगल शाहजादी शाह आरा की मदिरा को शीतल करने के लिए भेजता था? तो इस सिरमौर का राजा मेदिनी प्रकाश ऐसा काम करता था। और कई बार सिरमौर की हिस्ट्री में एक अन्य राजा का नाम भी लिखा जाता है, जिसे मदन प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो दो राजाओं के नाम आते हैं, दोनों के नाम याद रखने हैं। तो ये क्या करते थे, जो शाहजहां था उनके दरबार में देवदार की पत्तियों और घास में बर्फ की पैकिंग करके मुगल दरबार में मदिरा को शीतल करने के लिए भेजा करते थे। आगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। पहली बात, ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं और ये भारत सरकार इसको जारी करती है। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। जब भी आरबीआई की बातचीत आए तो आपको कुछ एक चीज़ें याद रखनी है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई का गठन हुआ। जब आरबीआई का गठन हुआ, ये एक निजी बैंक था। इसका गठन 1934 का जो अधिनियम था उसके तहत हुआ और 1935 में ये अधिनियम लागू हुआ और 1935 में आरबीआई अस्तित्व में आ गया। बी आर अम्बेडकर का भी आरबीआई को बनाने में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है। जब ये बना उस वक़्त ये निजी हाथों में था। इसका हेडक्वार्टर उस वक़्त कलकत्ता हुआ करता था।
1937 से पहले ऐसा ही प्रोसीजर चलता रहा। 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। क्या आप मुझे पूरी डेट बता सकते हैं कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ? बोलने का मतलब गवर्नमेंट के हाथ में कब आ गया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊपरी सतलुज घाटी में बुशैर देशी रियासत की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही आंसर है ये प्रद्युम्न है। ये जो प्रद्युम्न है इन्हें श्री कृष्ण का पौत्र माना जाता है। बाणासुर की पुत्री उषा से प्रेम किया है और विवाह करना चाहते हैं। इनके बीच युद्ध शुरू होता है, बाणासुर और जो ये प्रद्युम्न है। जब युद्ध शुरू होता है तो श्री कृष्ण अपने पौत्र प्रद्युम्न की सहायता करते हैं। बाणासुर शिव भक्त है और उस शिव की आराधना करके शिव को पुकारते हैं। शिव जब यहाँ आते हैं तो श्री कृष्ण से बातचीत करते हैं कि इस युद्ध को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बाणासुर शिव के परम भक्त है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। बुशैर जो रियासत है शिमला की सबसे पुरानी रियासत है, इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है। बुशैर की 3 राजधानी हुआ करती थी। पहली राजधानी कामरू, जो वर्तमान में सांगला घाटी में पड़ता है, किला भी है, साथ में कामाक्षा मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिलता है इसकी पहाड़ी पर। ये पहाड़ी पर बना हुआ किला है। बाणासुर का संबंध बुशैर रियासत से जोड़ा जाता है और कामरू से भी जोड़ा जाता है। उसके साथ ही दूसरी राजधानी सराहन, जिसका पुराना नाम शोणितपुर था, यह सतलुज नदी के आसपास में स्थित है। नेक्स्ट वन जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, रामपुर। रामपुर बुशैर की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। रामपुर ग्रीष्मकालीन राजधानी, अच्छे से याद रखना, ग्रीष्मकालीन राजधानी, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। रामपुर सतलुज नदी के आसपास में है। साथ में लवी का मेला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है जो रामपुर में लगता है, नवंबर के महीने में लगता है। और अंतर्राष्ट्रीय मेला है 1681 में एक संधि हुई। उस संधि के तहत केहरी सिंह और जो तिब्बत का राजा था उनके बीच में संधि के उपलक्ष्य के बाद इस मेले की शुरुआत की गई। इसका संबंध लोई मीन्स ऊन से जुड़ा जाता है। तो ये ऊन का व्यापार और अन्य पशुओं के व्यापार से इसका संबंध जोड़ा जाता है। नेक्स्ट वन, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है? आपके सामने है ऑप्शन, आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है बी, इसका सही आंसर है जुलाई टू जून, फिर जुलाई से 31 जून, लास्ट जून तक, 30 जून तक भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष माना जाता है। मुझे आंसर करके क्या आप बता सकते हैं, जो हमारी भारत सरकार है उसका लेखा वर्ष क्या होता है, और जो कृषि वर्ष होता है उसका लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? चलते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए और आंसर को कीजिए। आंसर कुछ इस तरह है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 पे दिया हुआ है विधान परिषद, संसद का उच्च सत्र, नगर निगम। ये उच्च सत्र की जगह सदन कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? सदन कीजिएगा। इनमें से कौन सा स्थायी है? ये बात की है विधान परिषद, संसद का उच्च सदन और नगर निगम। देखो ये जो तीनों है इसमें कौन सा स्थायी है? तो जो ये 2 है ये दोनों स्थायी है। तीसरा नगर निगम स्थायी नहीं होता है, ये अस्थायी माना जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी को सदन में या उनकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है?
ये जो इसका आंसर है, इसका आंसर 76 है। 76 में ऐसी व्यवस्था की गई है। भारत के महान्यायवादी सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं और देश के सबसे बड़े महान वकील माने जाते हैं। ये सरकार की साइड से केस लड़ते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अच्छे से याद रखना। और इन्हें हटाने की विधि क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे, और साथ में इनका कार्यकाल कितना होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीर सिंह किस रियासत का अंतिम शासक था? बंगाल, नूरपुर, बुशैर, उनिहार। इसका सही आंसर नूरपुर है। वीर सिंह के समय में ही राम सिंह पठानिया पुत्र श्याम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। बाद में उन्हें सिंगापुर भेजा जाता है। एक उनका फ्रेंड है पहाड़ सिंह या पहाड़ चंद, नूरपुर की हिस्ट्री में लिखा हुआ देखने को मिलता है। उनकी सहायता से इन्हें सिंगापुर भेज दिया गया था। किस वाइसरॉय ने ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला के चयन का इन शब्दों में समर्थन किया था? ये भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां एक वाइसरॉय स्वयं को दफ्तर ताम झाम से मुक्त रख सकता है। ये लॉर्ड कर्जन के वर्ड थे। किसके वर्ड थे? लॉर्ड कर्जन। जब भी बातचीत आए, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। इन्हीं के टाइम में स्वदेशी मूवमेंट की उद्घोषणा हुई। साथ में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, पुलिस सुधार अधिनियम पारित हुआ। ये कुछ एक चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देशी राज्यों के अंत के सिद्धांत की रचना किस गवर्नर जनरल ने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसका सही आंसर लॉर्ड कैनिंग है। ये जो देशी राज्यों के अंत के सिद्धांत की रचना का कंसेप्ट है, इसका मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी को हस्तांतरण का सिद्धांत कहते हैं। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इसके जनक लॉर्ड डलहौजी है। इसके अंतर्गत जब कोई राजा बिना पुत्र के मर जाता था तो उसे पुत्र गोद लेने की आज्ञा तो थी, पर वो पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था। इसके तहत भारत की पहली रियासत 1848 में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, अन्य रियासतें, बगाट, झांसी, इन रियासतों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के तहत भारत के जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें मिलाया गया था। और इस सिद्धांत का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत का जो अंत किया वो ग्रेट पर्सनैलिटी जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा प्रजामंडल का नेता नहीं था या नेता नहीं है? वैसे था होगा, है तो उस वक्त की बातचीत है। तो इसमें वीरभद्र सिंह प्रजामंडल के नेता नहीं थे और सारे पंडित पद्मदेव, ज्ञानचंद टुटू, भास्करनंद शर्मा, ये सारे के सारे प्रजामंडल के नेता थे। प्रजामंडल क्यों बनाया गया? इसका एक उद्देश्य था, जो भी रियासती सिस्टम था उनकी शोषणकारी अत्याचारी जो नीतियां होती थी उनका अंत करने के लिए लोगों ने इकट्ठे होकर एक संघ की स्थापना की थी और इसी संघ को नाम दिया गया था प्रजामंडल। ये अलग अलग उस वक्त जो जिले हुआ करते थे, या उस वक्त जो भी जिले ना बोलकर कुछ अन्य नाम जिनको दिया जाता था, ये ऐसे में रियासत, अलग अलग जो रियासतें थी उनके अंदर ये प्रजामंडल बनाए गए थे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत में किसान सभा का अंग्रेजी सरकार के युद्ध प्रयास का विरोध करने के कारण पुलिस द्वारा निर्दयपूर्ण दमन किया गया था? तो ये धामी रियासत में ऐसा
हुआ था, इसको अच्छे से याद रखना है। प्राचीन काल में नगरकोट किले का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर घ है, सुशर्मचंद। जब कांगड़ा किले की बातचीत आए तो इस किले के बारे में कुछ एक मैं विवरण देना चाहता हूं। कांगड़ा किला आर्ट एंड कला का एक केंद्र है। बाणगंगा और न्यूगल के और साथ में बनेर के संगम पर ही बसा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जहांगीर ने 1620 में इसको जीता था। अलग अलग समय पर इसका अलग अलग राजाओं ने इसके ऊपर शासन किया, जैसे कि 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। 1009 में मोहम्मद गजनबी, 1365 में फिरोज शाह तुगलक और साथ में 1783 के दौरान ये जय सिंह कन्हैया के अधीन आया। और जब ज्वाला जी की संधि हुई 1809 से लेकर 1846 तक की इनडायरेक्टली महाराजा रणजीत सिंह के अधीन रहा और 1846 में अंग्रेजों ने इसे अपने अधीन कर दिया। तो ये कुछ एक चीज़ें आपको याद रखनी है और काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए इसके बारे में, वो अभी डिटेल नहीं करेंगे। ये कांगड़ा किले की बात की हुई है। कांगड़ा किले के अंदर एक संग्रहालय भी है जिसको कांगड़ा म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। देव भाटी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है बिलासपुर है। बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर, ब्यासपुर। इसके संस्थापक बीरचंद, नगर के संस्थापक दीपचंद। व्यास ऋषि से इसका संबंध जोड़ा जाता है। कुछ एक इंपॉर्टेंट प्लेस इसमें देखने को मिलेंगे। बरमाणा सीमेंट इंडस्ट्री है। देवली एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग सेंटर, ट्राउट फिश यहाँ पर देखने को मिलती है। ग्रेविटी के हिसाब से सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध और पुल कंदरौर पुल, मतलब सबसे लंबाई के हिसाब से सबसे हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा जो पुल है और हाइट के हिसाब से भी। और ग्रेविटी पर यहाँ पर याद रखना कि ग्रेविटी लगा हो, गुरुत्व के हिसाब से सबसे ऊंचा पुल और सबसे ऊंचा बांध आपका जो घुमारवीं से कुछ दूरी पर देखने को मिलता है, जिसका नाम कंदरौर पुल है। और साथ में जो बांध है सबसे ऊंचा जो ग्रेविटी के हिसाब से वो भाखड़ा बांध है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेंट और बिहागड़ा लोकगीत किस श्रेणी के हैं? तो ये धार्मिक गीत होते हैं और जो न्वाला होता है उसमें ये काफ़ी अच्छे से गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसी आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? जैसे नव जागरण या पुनर्जागरण का जो पितामह है वो राजा राममोहन राय को माना जाता है, वैसे ही आर्थिक राष्ट्रवाद का जो पथ प्रदर्शक कहा जाता है वो आर.सी. दत्त को कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने जो ड्रेन थ्योरी थी ब्रिटिशर की उसको क्रिटिक किया हुआ है। ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत जो दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया। ड्रेन थ्योरी जो थी उसका सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। उन्होंने इस ड्रेन थ्योरी का विवरण अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भी किया है। तो ड्रेन थ्योरी क्या थी कि जो ब्रिटिशर थे यहाँ से धन कमाते थे और जो लंदन था,
लंदन टेम्स नदी के आस पड़ोस में है, वहाँ पर उस धन को इन्वेस्ट कर देते थे। इससे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया, साथ में डेवलपमेंट भी नहीं हो पाई। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में साम्यवाद के पथ प्रदर्शक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो है MN रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम है। 1920 में इन्होंने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की थी। पर अगर भारतीय साम्यवादी पार्टी की बात करें तो 1924 के आस पड़ोस में कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। और ये सचिदन सन्याल जो थे उनके प्रयासों से ऐसा किया गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।